चलो मॉडल पेपर नंबर 2। कल मैं तीसरा मॉडल पेपर लूंगा। इस मॉडल पेपर में पहला प्रश्न जो है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के वियोजन से कौन सी गैस उत्सर्जन होती है? तो कौन सी गैस होगी भाई? क्लोरीन गैस होगी, Cl2। Cl2, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि AgCl सूर्य का प्रकाश बनेगा Ag प्लस Cl2। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया पहला पाठ उसके अंतर्गत है। फेरस सल्फेट में कितने अणु क्रिस्टलीय जल होता है? दोनों पहले पाठ के प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाले से। फेरस सल्फेट भी FeSO4.7H2O सूत्र होता है। 7 इसका उत्तर सही है। तीसरा प्रश्न, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं का युग्म। तीसरा और चौथा धातु अधातु वाले पाठ में से। और स्वतंत्र अवस्था में वे होती हैं जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आती है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी बनी इसीलिए है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो क्रियाशीलता का कमी आती है। क्रियाशीलता में सबसे ऊपर होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, वो आपने पीछे प्रश्नों में देखा है, अधिक क्रियाशील होते हैं। यहां नीचे आएंगे तो सबसे नीचे सिल्वर और गोल्ड है, तो इसका उत्तर द सही है, यानी कि Au और Ag ये सबसे कम क्रियाशील है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में होती है। सबसे ऊपर होंगे वो अधिक क्रियाशील होंगे और स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु है वो है कॉपर। आपने देखा होगा घरों में जो भगोने वगैरह आते हैं उनके जो पेंदा होता है उनके नीचे कॉपर की प्लेट लगी होती है, तांबा। इन धातुओं में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अगला प्रश्न, चौथा और पांचवा और छठा दोनों कार्बन वाले पार्ट से। CH3COOH एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, CH3CH2OH एथेनॉल यानी अल्कोहल, दोनों क्रिया करते हैं। आपने एस्टरीकरण अभिक्रिया पढ़ी है, एस्टर बनाने की अभिक्रिया, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल ग्रुप कार्बोक्सिलिक अम्ल का एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, खूब बार बोर्ड ने पूछी है। एक प्रज्ञनली में लेकर इनको जल उष्मक में गर्म करते हैं तो फलों जैसी मृदु सुगंध आती है, एस्टर बनता है, इत्र बनता है। आपको मैंने सिखाया था इस अभिक्रिया में आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो इसमें से गर्म करते ही जल हटाना है। जल हटाने के लिए यहां से ये हाइड्रोजन हटा दो और यहां से ये OH हटा दो, जल निकल गया। अब वापस ऐसे कैसे लिख दो, ऐसे कैसे वापस कहां लिखा हुआ है? CH3CO CH3CH2, मतलब ये 2 पहले आ जाएगा 2 बॉन्ड के लिए, और ये हो जाएगा एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट एस्टर बन गया। इसका उत्तर ये द सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। हर समीकरण को याद रखने के पीछे तरीका समझाया हुआ है। छठा प्रश्न देखिए आप। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। प्रश्न को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। कई बार हम असंतृप्त समझ के असंतृप्त ही समझ लेते हैं। असंतृप्त इसमें से कौन सा नहीं है? इसका मतलब संतृप्त है वो, और संतृप्त होते हैं एल्केन। एल्केन मतलब CnH2n+2, कार्बन से दुगने से 2 ज्यादा है तो वो संतृप्त है, मतलब वो असंतृप्त नहीं है। देखो ये असंतृप्त है, C2H2 क्या है? ये
एल्काइन है और इसका नाम हो जाएगा, दुगुने से 2 कम है, एथाइन हो गई। C2H4 दुगुने हैं, एल्कीन है, एथीन हो गई, ये एल्केन है। और ये C6H6 ये भी बेंजीन है, या बेंजीन नहीं तो ये मान लो C6H6 हो गया, तो हेक्सीन, हेक्सीन। तो इसका उत्तर स हो जाएगा। 7वां 8वां जनन वाले चैप्टर से हाइड्रा में अलैंगिक जनन। तो हाइड्रा में आपने पढ़ा है मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा जो होता है उसमें यूं मुकुल निकल आते हैं, ये मुकुल वृद्धि करके नए हाइड्रा बनाते हैं। कॉपर टी, स्त्रियों में अवांछित गर्भधारण को रोकने के लिए कॉपर टी को हमेशा लगाते हैं गर्भाशय में, यूट्रस में। 9वां और 10वां नियंत्रण और समन्वय से। हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग? भूख, प्यास, निंद्रा, घृणा, प्रेम, ये सारी चीजों पर नियंत्रण मस्तिष्क का भाग कौन सा? हाइपोथैलेमस। तो उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, पादप की पत्तियां किस हार्मोन के कारण मुरझा जाती है? वे पादप हार्मोन जो सदमन का कार्य करते हैं, वृद्धि निरोधक हार्मोन होते हैं, और वो एक ही हार्मोन अपने कोर्स में है, एब्सिसिक अम्ल। तो उत्तर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। 11वां 12वां मानव नेत्र रंग बिरंगे संसार से। पहला प्रश्न, ये 11वां प्रश्न जो यहां पर, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को, आपकी नेत्र जो है, ये लेंस, ये पक्षमापी पेशियां, ठीक है, ये नेत्र के भाग हो गए। ये तो कोर्निया है जो श्वेत पटल का पारदर्शी भाग है, ठीक है। और ये जो मैं अभी बना रहा हूं, ये परितारिका या आइरिस है, और आइरिस के बीच में एक छेद है, इसको हम कहते हैं तारा या पुतली। इसी से प्रकाश अंदर जाता है और इसके आकार को नियंत्रित करता है ये परितारिका। लेकिन ये प्रश्न ये पूछ रहा है, प्रकाश जो अंदर जाता है इसको कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रण करता है? तो ये इस छेद को हम क्या बोलेंगे इसमें से? पुतली। तो उत्तर होगा पुतली या तारा। दृष्टि पटल होता है, उस पर प्रतिबिंब बनता है। कोर्निया जो है, ये पारदर्शी नेत्र का भाग, सबसे बाहरी भाग, श्वेत पटल का भाग होता है। प्रकाश सबसे पहले यहीं से अंदर प्रवेश करता है। नेत्र लेंस, ये लेंस है, यहां से प्रकाश का अपवर्तन होता है। श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के सबसे अधिक कौन सा कलर झुकता है? तो आप जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण गुजारते हैं तो आपको 7 रंग की पट्टिका दिखती है। सबसे ऊपर होता है लाल रंग जो सबसे कम झुकता है, और सबसे नीचे होता है बैंगनी रंग जो सबसे अधिक झुकता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? सबसे अधिक बैंगनी। और ऑप्शन में अगर बैंगनी नहीं है तो फिर आपको 7 क्रम याद होने चाहिए, ठीक है ना। 7 क्रम आपको VIBGYOR, तो फिर ब्लू हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा, जो उस क्रम के अनुसार है वो आएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। KWH किस भौतिक राशि का मात्रक है? किलोवाट घंटा। आपके घर में बिजली के जो मीटर लगे हुए हैं, विद्युत, उस मीटर के अंदर जो यूनिट आती है, यूनिट को हम KWH कहते हैं। सरकार हमको यूनिट नहीं कहती, KWH के रूप में बेचती है। और क्या बेचती है? कौन सी ऊर्जा बेचती है? विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है ये।
KWH आपके घर में जो करंट आ रहा है, विद्युत ऊर्जा है, उसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। चूंकि आपको ध्यान है शक्ति का मात्रक वाट होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो इसका मात्रक हो गया विद्युत ऊर्जा का KWH। जूल बट्टा कुलाम, जूल बट्टा कुलाम, जूल होता है W और ये होता है Q, और W बट्टा Q बराबर आपने क्या पढ़ा पीछे, वोल्ट। तो जूल बट्टा कुलाम किसके बराबर है, वोल्ट के बराबर है। एक धारावाही चालक के कारण उत्पन्न होता है, कोई धारावाही चालक है, किसी चालक में आपने विद्युत धारा भेजी है, तो उसके कारण से क्या उत्पन्न होगा, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, तो उत्पन्न क्या होगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ध्यान रखना। दक्षिण हस्तंगुष्ठ नियम से अंगुलियां, ये दक्षिण हस्तंगुष्ठ नियम है। किसी धारावाही चालक को अपने दाएं हाथ में, राइट हैंड साइड में ऐसे पकड़े कि सीधा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। तो अंगुलियां क्या बताती भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। स्थलीय परितंत्र में पादप कितने प्रतिशत सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं। ये दो लास्ट प्रश्न जो है आपके पर्यावरण वाले चैप्टर से आएंगे। सूर्य का प्रकाश जितना पृथ्वी पर पहुंचता है, पेड़ पौधे केवल और केवल 1% भाग सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वो 1% ही ऊर्जा इस पर्यावरण को चला रही है। और अगर आगे पूछे कि भाई एक पोष स्तर से अगले पोष स्तर तक, तो 10% होती है हर पोष स्तर से। यहां ये नहीं पूछा गया है, यहां हरे पादप कितनी सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में, तो 1%। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक में तोड़ने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, तो सूक्ष्म जीव कहलाता है अपघटक, अपमार्जक, सूक्ष्म उपभोक्ता। इस प्रकार से ये आपके अभाग पूरा हुआ। अभाग क्या, ऑब्जेक्ट टाइप पूरे हुए। अब रिक्त स्थान में आ जाइए। पहला रिक्त स्थान देखिए, इसमें जठर रस की पीएच, ये जो पेपर है इसके अकॉर्डिंग ही आपके बोर्ड में प्रश्न आएंगे। अब हमने खूब तरह के प्रश्न लिखा है, ये तो एक सैंपल पेपर है कि इस टाइप का आएगा, इसमें से भी आ सकते हैं, इस टाइप के आएंगे। जठर रस की पीएच जो होती है वो होती है 1.2। जल क्षारक, जल में क्षार को जल में मिलाते हैं तो आर्हेनियस के अनुसार क्षार जो है वो जल में OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्साइड OH- आयन देते हैं। मानव में श्वसन वर्णक क्या होता है भाई, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। कौन सी रुधिर कोशिका थक्का बनाने सहायक है, प्लेटलेट्स या बिंबाणु। खाली जगह में लिंग निर्धारण निश्चेषित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, और वो होते हैं सरीसृप, रेप्टाइल्स जो होते हैं ऊष्मायन पर निर्भर करते हैं लिंग का निर्धारण। सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो या लड़की हो अपनी मां से कौन सा गुणसूत्र लेके आता है, X गुणसूत्र लेके आता है। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखिए। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर लिखना है। हेडिंग लगानी है संयोजन अभिक्रिया, और उत्तर ऐसे होना चाहिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद। कोई भी उदाहरण लिखे, जैसे C+O2 लिख दिया, दो अभिकारक मिल गए, ये एकल उत्पाद बन गया। या CaO + H2O गिव्स CaOH का ऑल ट्वाइस लिख दो, Mg+O2 लिख दो, MgO लिख दो। यानी कोई भी एक उदाहरण संयोजन का लिख सकते हैं आप।
एडिशन रिएक्शन। वियोजन, अपघटन या विखंडन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक यौगिक ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, ताप आदि की उपस्थिति में अलग अलग उत्पादों में वियोजित होता है, अपघटित होता है, टूटता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई एक उदाहरण लिख दे आप। CaCO3 गर्म किया CaO प्लस CO2। कोई भी उदाहरण लिखे आप। H2O विद्युत की उपस्थिति में H2 प्लस O2। AgCl प्रकाश की उपस्थिति में Ag प्लस Cl2। कोई भी एक एग्जाम्पल से समझाए आराम से, परीक्षा में आएगा तो इतना बड़ा 2 नंबर का आएगा। शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना। ये हो गया शुष्क बुझा हुआ चूना। और इस पर आप क्लोरीन गैस डालोगे तो आपको ध्यान है, दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा है, विरंजक चूर्ण बनता है, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी जिसको हम लिखेंगे CaOCl2 प्लस H2O। अब ये जो बन रहा है, इसने कहा है कौन सा पदार्थ बनता है, आपको नाम लिखना है। तो क्या बनेगा भाई? विरंजक चूर्ण लिखना है आपको उत्तर, या ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो विरंजक चूर्ण इसका सही उत्तर है। ये तो मैंने पूरा विस्तृत समझा दिया, कभी समीकरण पूछ ले। उत्तर होना चाहिए इसका विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट देखिए, आघात वर्ध्यता और तन्यता में हेडिंग लगाकर अंतर लिखना है। आघात वर्ध्यता, धातुओं का वह गुण जिससे उनको पीटकर पतली शीट बनाई जाती है, पत्रे बनाए जाते हैं। धातुओं को पीटकर पतली शीट में बदलने का गुण आघात वर्ध्यता कहलाता है। सोना, चांदी ये अधिक आघात वर्ध्य धातु है। आपने इसके बहुत पतले पतले काजू कतली पर देखे होंगे पत्रे लगे हुए। तन्यता, धातुओं को खींचकर तार बनाने का गुण तन्यता कहलाता है, तार बनाने का गुण। और सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार बन सकता है। और भी खूब सारी धातुएं तन्य होती है जिनके तार होते हैं। लोहा है, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है। परिभाषा लिखनी है इनकी। तो अंडाशय द्वारा स्त्रावित हार्मोन, स्त्रियों में अंडाशय के द्वारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, दोनों हार्मोन को लिखना है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एक लिखा है तो भी चलेगा, लेकिन लिखना तो है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिका अच्छे से आपको समझाया हुआ है कि इसका चित्र कैसे बनाया आप, और नाम भी लिखे। अब आप इनके नामांकन करें, ये चित्र बनाना अच्छे से। ये हो गया इसकी दुर्मिकाएं, ये हो गया दुर्माक्षय, ये हो गया कोशिका काय, ये हो गया इसका केंद्रक, ठीक है ना। ये हो गया इसका न्यूरोप्लाज्मा, ये इसका हो गया लंबी वाली तंत्रिकाक्ष, ये रेनवियर के नोड्स, ये सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। तो एक व्यवस्थित तरीके से आपको नाम लिख के चित्र बनाना है। सिनेप्टिक पुट्टिकाएं, चित्र का नंबर है
और बोर्ड परीक्षा में कम से कम 10 नंबर के ऐसे प्रश्न होंगे जिनका चित्र होगा। चित्र आपको आना चाहिए। अगला प्रश्न है, ये हो गया आर आर वाई वाई जीनी संरचना का बाहर से कैसे दिखेंगे। स्मॉल आर है, कैपिटल आर होते हैं गोल, स्मॉल आर हो गए दोनों तो झुर्रीदार, और कैपिटल वाई होते हैं पीले, स्मॉल वाई होते हैं हरे, तो ये हो गए पीले। आप लिखेंगे झुर्रीदार पीले बीज, झुर्रीदार पीले इसका उत्तर होगा, झुर्रीदार पीले इसका उत्तर होगा। आगे चलिए, नेक्स्ट, मनुष्य में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाना है सिर्फ। तो आप आरेख चित्र एक्स वाई से भी बना सकते हैं, 44 प्लस एक्स वाई भी लिख सकते हैं। जैसे यहां आपने लिख दिया पुरुष या नर या स्त्री मादा, या आप एक्स वाई लिखें या एक्स एक्स लिखें, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इनको भी साथ बता सकते हो, 44 प्लस एक्स वाई और 44 प्लस एक्स एक्स। इसमें दो तरह के शुक्राणु बना दिए, 22 इसमें से आधे आ जाएंगे 22 और एक ही आ जाएगा 22, एक ही आ जाएगा। इसमें भी 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स एक ही प्रकार के अंडे बनते हैं, लेकिन पुरुषों में दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, ये युग्मक कहलाते हैं। ठीक है ना। यहां पर ये अर्धसूत्री विभाजन हो गया। पुरुष के इस शुक्राणु से स्त्री का कोई भी अंडा क्रॉस करे मान लो, तो ये वापस 22 और 22 44 प्लस एक्स एक्स, ये पुत्री हो गई। फिर इससे ये भी 44 प्लस एक्स एक्स पुत्री हो गई। इसका मतलब पुरुष का ये शुक्राणु स्त्री के कोई भी अंडाणु से क्रॉस करता है एक्स वाला तो पुत्री ही होगी। लेकिन यदि पुरुष का ये वाई शुक्राणु स्त्री के किसी भी अंडाणु से क्रॉस करे तो पुत्र प्राप्ति ही होती है। अर्थात कुल मिला के पुत्र प्राप्ति में जिम्मेदार पुरुष ही होता है और पुरुष का वाई गुणसूत्र, स्त्रियां इसका जिम्मेदार नहीं है। आने वाला लिंग जो मनुष्य में है वो आनुवांशिक होता है और वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है। वाई गुणसूत्र से पुत्र प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आपको ये समझाना है, लिंग निर्धारण का चित्र बनाना है और बहुत सरल है। ये अभी क्या कर रहा है तू कॉपी में, हाँ आगे चलो। 7वां, कोशिका के किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना निहित होती है। वो कोशिका का कौन सा भाग है, कौन सा भाग है भाई, केंद्रक। कोशिका के केंद्रक में प्रोटीन संश्लेषण की सूचना निहित होती है। केंद्रक में न्यूक्लिक एसिड उसी में तो होता है, केंद्रक में डीएनए आरएनए। उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र और आवर्धन सूत्र, लेंस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, लेंस सूत्र एक ही है, 1/f बराबर 1/v। लेंस माइनस और दर्पण में प्लस, दर्पण शब्द में बीच में प आया मतलब प्लस, लेंस माइनस। एफ लिखेंगे फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, u बिंब की दूरी। ये तो हो गया लेंस सूत्र। आवर्धन सूत्र, तो आवर्धन सूत्र होता है m इजिकल टू h डैश बट्टा h, बराबर यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा v बट्टा u। सूत्र लिखना है केवल तो सूत्र ही लिखना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। वाहनों के अग्रदीपों में, गाड़ियों के अंदर जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट के अंदर जो पीछे कटोरी जैसा लगा हुआ है बल्ब के अंदर, वो अंदर की ओर धसा हुआ दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण, जिसको अभिसारी दर्पण कहते हैं, किरणों को यूं इकट्ठी करके शक्तिशाली किरण पुंज है जो रोड पर फेंकता है। और गाड़ियों के जो साइड में होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं, जिससे हम पीछे का भाग देखते हैं। चुंबक के भी विजातीय ध्रुवों में परस्पर चुंबक जो होती है उसके विजातीय ध्रुव, विजातीय का मतलब अलग अलग, एक चुंबक का एन ध्रुव दूसरे का एस ध्रुव है, तो विजातीय ध्रुवों में परस्पर क्या होता है भाई, आकर्षण होता है। और सजातीय ध्रुवों में सजातीय होते हैं, मतलब सेम सेम, तो प्रतिकर्षण होता है। आगे चलो, CFC, CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस प्रकार से ये खंड अ पूरा हो गया। और खंड अ में 36 नंबर के सवाल हो गए। खंड ब को देखिए, लघु उत्तरात्मक प्रश्न में निस्तापन और भर्जन में अंतर बताइए। आप उत्तर लिखते समय प्रश्न को नहीं उतारना है, उत्तर 1 नंबर, और हेडिंग लगानी है निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क जो होते हैं उनको कम वायु या वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। ये पूरी परिभाषा है। कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म कर ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। और एक समीकरण आपको याद होना चाहिए, बहुत सारे समीकरण है। ZnCO3 कार्बोनेट अयस्क है, गर्म करो ZnO प्लस CO2 ऑक्साइड में बदल गया, इसको कहते हैं निस्तापन। भर्जन, इसके बाद सेकंड नंबर भर्जन। सल्फाइड अयस्क, तीसरा चैप्टर। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो वे ऑक्साइड में बदल जाते हैं, इसको कहते हैं भर्जन। एक उदाहरण Zn वाला ही उदाहरण लिख दो, भले ZnS ले लो। और अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करोगे तो ये ZnO बनेगा और SO2 निकलेगी। ये तो हो गया भर्जन और ये हो गया निस्तापन। सरल सा अंतर है, इंपॉर्टेंट। गैंग और एनोड पंख में क्या अंतर है? गैंग जो आप बनाते हो वो गैंग नहीं है, खूब सारे लिख सकते हैं। गैंग क्या है? जो अयस्क भूमि से खोदकर निकाला जाता है उसके बाद पीसा जाता है, तो गैंग क्या है? जो पीसा हुआ अयस्क है, यानी कि पीसे हुए अयस्क में उपस्थित पत्थर, कंकर, मिट्टी या जो अवांछित पदार्थ होते हैं, पीसे हुए अयस्क में उपस्थित अवांछित पदार्थ, मिट्टी, पत्थर, कंकर, रेत, इन अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। अधात्री मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान से सुन लें। और इसके साथ ही पूछा है एनोड पंख। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि आपने पढ़ी है, तांबे की विद्युत अपघटनी परिष्करण पढ़ी है। शुरुआत ऐसे लिखनी पड़ेगी आपको। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि में एनोड के नीचे जमी अशुद्धियां एनोड पंख या एनोड मड कहलाती है। बस इतनी परिभाषा लिखनी है। इस प्रकार से चौथा सवाल हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, सामान्य सूत्र CnH2n में n बराबर 3n है। Cn तो C का मतलब n का मतलब 3, H मतलब 2 × 3, तो C 3 और हाइड्रोजन 6 हो गए। 3 के दुगुने हैं, तो दुगुने हैं किसमें? एल्कीन श्रेणी है। 3 कार्बन है तो मैथ है, प्रोप
और ईन है तो प्रोपीन। तो इसने कहा इस एल्कीन का सूत्र लिखिए, सूत्र C3H6 और नाम हो जाएगा इसका प्रोपीन। और संरचना खोलकर लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3, इधर डबल बंद लगा दो, यहां 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहां पर 1 हाइड्रोजन लगेगा, 2 और 1 3 4, और यहां 2 हाइड्रोजन लगेंगे। तो सूत्र हो जाएगा CH3 CH CH2 2 3 3 6। और आपको ऐसे भी लिख सकते हो, ये एल्कीन का सूत्र हो गया। लेकिन साथ में आगे ये पूछा है एथेन। एथेन होता है C2 एल्केन, कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा है, तो 2 दूनी 4 और 2 6, हाइड्रोजन हो जाएंगे 6। तो चित्र कैसे बनेगा इसका? इस प्रकार से बनेगा, देखो नेक्स्ट। दो कार्बन और 6 हाइड्रोजन, यानी कि ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये इसकी संरचना इस प्रकार से है। ये इसकी संरचना सूत्र है, और अभी मैं बनाऊंगा नीचे ये इलेक्ट्रॉनिक। तो सब जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा है। यहां कार्बन कार्बन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया। देखो कार्बन ये है, ये कार्बन है, 1 2 3, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, इसके भी 1 2 3 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिंगल बंद है तो 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया। और यहां सब जगह कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन लेकर। कल मैंने एल्कीन में समझाया था एथीन का, आज ये एथेन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। एथेन, एथीन और एथाइन तीनों में से या मेथेन कोई भी एक संरचना पूछी जा सकती है। चित्र देख लें अच्छे से आप, कई बार मैंने समझा दी है। ये एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। अगला प्रश्न है रक्त दाब क्या और धमनी और शिरा में अंतर? रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, बीपी, हेडिंग लगाकर रक्त दाब हेडिंग लगाएं और आसानी से परिभाषा लिखें। रक्त वाहिनियों की भित्ति, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उनकी भित्ति के विरुद्ध लगने वाले रक्त के दाब को रक्त दाब कहते हैं। आप आगे जानते हैं तो और भी लिख दे थोड़ा सा। स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब 120/80 mmHg के स्तंभ के बराबर होता है, और इसे स्पेग्नोमैनोमीटर द्वारा मापते हैं। पूरी बात हो गई। साथ में पूछ रहे हैं धमनी और शिरा में अंतर। धमनी, आर्टरी और वेन्स में क्या अंतर है? तो धमनियां आपको ध्यान है, ये भीतर की ओर है। धमनियों की भित्तियां जो होती मोटी होती है। धमनियों में शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती हैं। धमनियों में रक्त दाब अधिक होता है। ये 2 बातें लिखनी है। शिराएं, शिराएं जो है इसमें CO2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है। ये अंगों से रक्त वापस हृदय तक ले जाती हैं। फुफ्फुसीय धमनी को छोड़, फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर अन्य सभी शिराओं में CO2 युक्त रक्त होता है। इनमें रक्तदाब कम होता है। ये बातें लिखनी है, इसकी 2 अंतर लिखना है। पादप में प्रकाशानुवर्तन को नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए। तो आपको एक खिड़की से सूर्य से आता हुआ प्रकाश, खिड़की बनाकर, और एक पौधा जो है वो इसकी तरफ हो गया, ऐसे बना दें इसको, पत्तियां वगैरह सही ढंग से। पादप अंगों का प्रकाश की ओर गति करना, अनुवर्तन होना, प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। पादप का प्रौढ़ तंत्र धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, और मूल तंत्र प्रकाश के विपरीत वृद्धि करता है, जिसे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। चित्र बनाना है।
जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ भाई? आपको ध्यान है, हमारे प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण मेरुरज्जु करता है। ज्यों-ज्यों जीव विकसित होता गया, उसका शारीरिक अभिकल्प भी विकसित होता गया, लेकिन मस्तिष्क के इतने सोचने की क्षमता तीव्र नहीं रही ताकि वो अभिकल्प पर नियंत्रण कर सके, कुछ क्रियाओं पर नियंत्रण कर सके। इसलिए ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उनका सघन जाल विकसित हुआ और किसी शारीरिक भाग को नुकसान न पहुंचे, इसलिए ये प्रतिवर्ती चाप विकसित हुआ। आपको ध्यान है कि हम जब चलते हैं तो हमारा माइंड कोई और सोचने में लगा रहता है, और अचानक मान लो पैर में कोई कांटा लग जाए या कोई ऐसी स्थिति हो जाए तो दिमाग तक सूचना पहुंचने में वक्त लगेगा, तब तक जो है भाग को नुकसान पहुंच सकता है। इस दौरान प्रतिवर्ती क्रिया होती है, तुरंत पैर वहां से हटा लिया जाता है और अत्यधिक तेजी से हटाया जाता है, क्योंकि वो काम वैसे उसका नहीं था, लेकिन वो प्रतिवर्ती क्रिया है, मेरुरज्जु उस पर नियंत्रण करता है। इसलिए जो है प्रतिवर्ती चाप विकसित हुआ है। अगला प्रश्न जो है, प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन को समझाइए, चित्र बनाकर समझाना है। प्लेनेरिया जो जलीय जीव है इस प्रकार का, प्लेनेरिया में विशेष प्रकार की कोशिकाएं, पूर्ण सख्त कोशिकाएं होती हैं। यदि इसके शरीर के अभिकल्प के कितने भी टुकड़े कर दिए जाए, शरीर को सत विकसित कर दिया जाए, तो वो कोशिकाएं, पूर्ण सख्त कोशिकाएं क्रम प्रसरण द्वारा पुनः नए प्लेनेरिया में विकसित हो जाती हैं। आप इसके टुकड़े कर दो भली, तो हर एक टुकड़े से वापस आपको क्या बनाना है? नया प्लेनेरिया बनाना है। चित्र किताबें बना हुआ, उसको पूरा याद रखें। प्लेनेरिया, पुनरुद्ध भवन। यदि भ्रूण परिवर्तन के दौरान अपरा, प्लेसेंटा, मां के गर्भ में सभी संतानें एक विशेष संरचना से जुड़ी होती है, उसी से वो भोजन, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण सब कुछ होता है, और वो संरचना होती है प्लेसेंटा, अपरा, नाड़ियों। अगर वो टूट जाए मान लो गर्भ में, तो भ्रूण की क्या होगी? मृत्यु होगी। तो उत्तर होगा भ्रूण की मृत्यु होगी, और कुछ नहीं होगा। आगे चलो, ये जैसे जैसे जिस पार्ट के चैप्टर के प्रश्न दिए हो बोर्ड में, इसी के अकॉर्डिंग आएंगे, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 9 जो दिया गया है, भाग हम स कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। भाग ब कर रहे हैं, स और द में आपके पास ऑप्शन होगा। 0.5 मीटर, मीटर में दी है फोकस दूरी वाले की क्षमता। P बराबर होता है 1/f, ये मीटर में है तो उत्तर डायप्टर में, ये मीटर में ही है फोकस दूरी, तो शक्ति बराबर 1/0.5, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, और कितना आ जाएगा? 2 डायप्टर हो जाएगी। जब प्रकाश हवा से कांच और पुनः हवा में आता है तो वो चित्र बनाना है, हवा से कांच में और कांच से पुनः हवा में। तो आपको कौन सा चित्र बनाना है? कौन सा बनाना भाई? स्लैब वाला बनाना है। ये वायु है, ये कांच है, ये फिर वायु है। हाँ, ABCD, ये आपतित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, अभिलंब की ओर झुकी, फिर अभिलंब हो गया, अभिलंब से दूर हटी, इसको सीधी बढ़ा दो और सारे नामांकन कर दो। कौन आई, कौन आर, कौन ई, ये ओ डैश, सारे नाम लिख दे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, वायु कांच, ये सारा नाम करके चित्र बनाना है।
वायु से कांच में और कांच से वापस वायु में आती, तो ये चित्र होगा ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10। आपको एक चित्र दिखा है और इस चित्र में एक दृष्टि दोष है और उस दोष का नाम रेटिना से पहले प्रकाश की किरणें वस्तु से आने वाली रेटिना से पहले फोकसित हो गई है और रेटिना के निकट हुई, मतलब कौन सा दोष हो गया? निकट दृष्टि दोष। रेटिना से दूर होती तो दूर दृष्टि दोष। तो इसका नाम है कौन सा दोष है भाई? ये निकट दृष्टि दोष का चित्र है। आपको चित्र बनाना ही नहीं है, बोर्ड ने खुद ने बना के दे दिया। क्या प्रॉब्लम हुई? क्या प्रॉब्लम हुई? आपको चित्र दिया गया है एक दृष्टि दोष, और ये दृष्टि दोष कौन सा होगा भाई? निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सा होगा? हाँ, निकट दृष्टि दोष का चित्र है ये, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का कारण, पहली लाइन में ये लिखना है, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अग्रिम सूर्योदय सूर्य उदय होने से पहले उग जाता है और विलंबित सूर्यास्त अस्त होने के बाद में भी दिखता है। अर्थात जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये वायुमंडल है, जहां आप खड़े हैं वो क्षितिज है, और सूर्य जब उगता है, सुबह उदय होता है, उस समय वो क्षितिज से नीचे होता है, और जब अस्त होता है उसके बाद क्षितिज से नीचे होता है। लेकिन जब इस प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो सघन वायुमंडल में सघन वायु के कारण ये अभिलंब की ओर झुकती हैं, और जब अभिलंब की ओर झुकती है, आप पीछे बढ़ाओ तो सूर्य अपनी एस स्थिति पर है लेकिन एस डैश पर दिखता है। जब सूर्य से आने वाला, जब सूर्य क्षितिज से नीचे होता है उदय होने से पूर्व और अस्त होने के पश्चात, तब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल के सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वे विलंब की ओर झुकती है। सघन है वायुमंडल, इसलिए सूर्य अपनी स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है इस दो परिस्थितियों में। इसलिए 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखता है, इसलिए तो दिन 4 मिनट का बड़ा होता है, वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऐसा चित्र बनाकर आपको उत्तर लिखना है जैसे मैंने बोला है, तो नंबर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखो भाई। हाँ, यहां मैंने आपको प्रश्न में करवाना था चेंज थोड़ा सा, यहाँ 840 होगा आपके, लेकिन करना वही तरीके से। विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 880 वाट की, वाट यानी ये शक्ति है P, वो 880 वाट है। विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है, विद्युत स्रोत की वोल्टता V है वो 220 वोल्ट है। तो विद्युत धारा एक तो आपको I ज्ञात करनी है और एक R ज्ञात करना है। 2-3 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहला तो आपको एक लास्ट सूत्र चैप्टर में दिया होगा, P बराबर VI आपको सूत्र आना चाहिए। देखो इन तीनों में ये तीनों है तो आप I ज्ञात कर सकते हो। पक्षांतरण करेंगे तो I बराबर हो जाएगा P बट्टा V। I इधर रहने दो, इधर जाएगा तो P बट्टा V हो जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा P कितना है 880 बट्टा V कितना है 220। आपने वहां 840 लिखा है तो तरीका सेम सेम है। ये कटेगा सरल, और कितनी बार कट जाएगा ये 4 बार कटेगा तो 4 एम्पियर हो जाएगी धारा। अब जब I आ गया, R ज्ञात कर सकते हो। R बराबर आपने एक सूत्र जानते हैं V इक्वल टू IR, तो R बराबर हो जाएगा V बट्टा I। V कितना है 220, I कितना आया 4, तो प्रतिरोध कितना आ जाएगा 4 का भाग देखो, 4 पंजे 20 और फिर 4 पंजे 20 कितना हो जाएगा 55 ओम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? या फिर आप इस तरीके, इसमें एक सूत्र और भी है, एक और सूत्र है
P इजिकल टू वी स्क्वायर बटा आर, तो R बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटा P। इससे भी आप R ज्ञात कर सकते हो। V कितना है, ये 220 इंटू 220 बटा P कितना है 880। ये कट गया, ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा वापस 55 बार। कैसे भी करें, इस तरीके से करना था इसको। परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं? जब परिनालिका के भीतर नरम लोहे की छड़, नरम लोहे की छड़, आप नरम लोहे की छड़ के चारों ओर परिनालिका बना दे भाई। परिनालिका के भीतर नरम लोहे की छड़ रख दी जाए तो इसका एक भाग S और एक भाग N, और ये प्रबल चुंबक बन जाता है, प्रबल विद्युत चुंबक। तो ये कह रहा है परिनालिका को विद्युत चुंबक में कैसे बदलते हैं? तो परिनालिका के भीतर नरम लोहे की छड़ रखने से उसका चुंबकत्व कई गुना बढ़ जाता है, इसे विद्युत चुंबक बना सकते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचाव के लिए कौन सी 2 सावधानियां, अति भारण ओवरलोडिंग नहीं हो उसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? नंबर 1, एक तो जो सॉकेट होते हैं, पल्ग जो है, जो सॉकेट लगे होते हैं, उस एक सॉकेट पर अधिक युक्तियों का प्रयोग नहीं करें। एक ही पिन है और उसमें खूब सारे आपने युक्तियां लगा दी। एक ही सॉकेट में अधिक सादित्र लगाओगे, अधिक युक्तियां लगाओगे, अधिक उपकरण लगाओगे तो क्या होगा? अति भारण। ये खाली जगह में आ सकता है कि भाई एक ही सॉकेट में अधिक सादित्र का प्रयोग करने से खाली जगह होता है अति भारण, तो नहीं लगा है। दूसरा, अति भारण से बचाने के लिए घर में 2 सुरक्षा युक्तियां, फ्यूज और अर्थिंग, भू संपर्कित तार अवश्य लगाएं। तेरहवां प्रश्न, वायुमंडल में ओजोन का निर्माण कैसे होता है? समीकरण लिखना है। वायुमंडल में ओजोन गैस कैसे बनती है? देखो, ओजोन गैस होती है O3। तो पहले जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण है। यूवी किरणों में उपस्थिति में स्वतंत्र ऑक्सीजन में टूटेगी मुक्त ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परमाणु में ये ऑक्सीजन ऐसे टूटेगी, O+O बना, ये मुक्त परमाणु बना। अब ये मुक्त परमाणु जो होता है वो तुरंत क्रिया कर लेता है, स्वतंत्र नहीं रहता, और ये तुरंत क्या करेगा? O2 से क्रिया करेगा और बन जाएगा O3। यही तो समीकरण लिखना और इसी की तो भाषा लिखनी है, और कुछ है ही नहीं। परितंत्र जैव और अजैव घटक के उदाहरण, जैविक घटक हरे पेड़ पौधे उत्पादक, उपभोक्ता जिसमें शाकाहारी, हिरण, खरगोश, बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा सब, मांसाहारी, शेर, सर्वाहारी, मनुष्य, ये जैविक घटक है। और अजैव घटक वायु, मृदा, प्रकाश, जल, ये अजैव घटक के उदाहरण। एक उदाहरण देना है और क्या है। इस प्रकार से आपके भाग पेपर 2 का भाग खंड ब पूरा हुआ। खंड ब में 10 प्रश्न होंगे, 4 से लगाकर 13 तक, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। लेकिन आपके 14वें प्रश्न से लगाकर 17 प्रश्न तक 4 प्रश्नों में अथवा होगा, और हर एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। ऐसे 3-3 सवाल भी हो सकते हैं। खंड स का पहला प्रश्न देखो, मेथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिखो। आपको ध्यान है, मेथेन होती है CH4, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन होता है, CO2, H2O और ऊष्मा। ये हो गया समीकरण। संतुलित करो, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, यहां 2 है तो इसके आगे 2 गुना लगा दो, 4 हो गई। ऑक्सीजन 2, यहां पर 2 और 2 4 हो गई, तो यहां लगा दो 2 ऑक्सीजन, संतुलित हो गया। बहुत सरल तरीके से समीकरण लिखना है। परख नली का चित्र, टेस्ट ट्यूब, बोर्ड ने अलग अलग तरीके के चित्र पूछे हैं, कभी बीकर का, कभी कुछ का। ये परख नली हो गई, टेस्ट ट्यूब का चित्र बनाना है आपको, ये परख नली। अगर परीक्षा पूछे बोर्ड
कि बीकर का चित्र बनाओ, तो ये बीकर हो गया, आपको बीक बनानी जरूरी है यहां पर चौंस ऐसे। बोर्ड पूछे फ्लास्क का चित्र बनाओ, तो फ्लास्क का चित्र बनाने के लिए आपको ये फ्लास्क हो गया, फ्लास्क का चित्र। बोर्ड पूछे स्पेचुला का चित्र बनाओ, ये स्पेचुला हो गया, चम्मच, स्पेचुला है। कुछ भी पूछ सकता है, बोर्ड ने 2-3 तो पूछ ही लिए, तो टेस्ट ट्यूब पूछ सकता है इस बार, इससे सरल क्या पूछे। जल के अपघटन में, जब जल का अपघटन करते हैं तो कैथोड पर कौन सी गैस बनती है? कल हमने एनोड पर बनाई थी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन। तो कैथोड पर कौन सी गैस बनेगी भाई? हाइड्रोजन गैस। आपको ये तीनों बिल्कुल एक एक शब्द के उत्तर थे, ये 3 नहीं आए तो ये करो। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी अभिकारक से बनी उत्पाद और साथ में क्या बनी? ऊष्मा। इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। कॉपर ऑक्साइड CuO, हाइड्रोजन H2 बना कॉपर प्लस जल। ये कह रहा है शब्द समीकरण को संतुलित करो, ये हो गया शब्द का, ये समीकरण हो गया। कॉपर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन संतुलित है। वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचने के लिए प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। वायुरोधी पैकिंग, जैसे चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस। इस प्रकार से आपके दोनों में से जो अच्छा लगे वो करना है, जो आपको ज्यादा ठीक से आए वो करना है। अगला प्रश्न कह रहा है कार्बन वाले चैप्टर से उपयुक्त समीकरण द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन CH4 की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्रिया नहीं करते, लेकिन ये जो CH4 है वो क्लोरीन गैस सूर्य के प्रकाश में उपस्थित करती है, क्रिया करती है, तो एक एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है। तो यहां बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl, फिर CH2Cl2, फिर CHCl3, फिर CCl4। एक एक क्लोरीन हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता रहेगा। इसको समझाना है। सही श्रेणी पहचाननी है, आपको सही के सामने सही लिखना है, लेकिन फिलहाल मैं मिला देता हूं एथेन, बेंजीन, हेक्सेन और मेथिल अल्कोहल। पहले ऐसे सोच के करो आप कि आपको कौन सा सही ढंग से आ रहा है। एथेन आपको ध्यान है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन विषम, बेंजीन जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, C6H6। हेक्सेन लंबी कार्बन वाला, लंबी श्रृंखला वाला संतृप्त, और मेथिल अल्कोहल पीछे रह गया, विषम है, परमाणु युक्त। आपको सही उत्तर परीक्षा में सामने लिखना है। अगर इसमें एक गलत हुआ तो 2 गलत होंगे। ये नहीं आ रहा है, चलो अथवा वाला कौन सा है? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल होता है CH3COOH। अभी अबसुद में था, वैसे परीक्षा में ऐसे नहीं देंगे। एस्टरीकरण लिखना है C2H5OH। H2SO4 की उपस्थिति में जल हटा दो और वापस लिखो CH3CO C2H5 प्लस H2O। ये बन गया एथिल एसीटेट, एस्टर बन गया। उत्पाद का नाम ये एथिल एसीटेट हो गया। और समीकरण मिलाओ, क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है। एथेनॉल CH3CH2OH एथेनॉल है। प्रोपेनॉन कीटोन है, तो कीटोन ये पड़ा, और पीछे रह गया ब्यूटीन। जो अच्छे से आए वो करें, जो अच्छे से आए वो करें। आगे चलो। नर जनन तंत्र को समझाना है चित्र बनाकर। तो नर जनन तंत्र का चित्र बनाएं और समझाएं। अब चलो रेस्ट हो गई, इसके बाद देखते हैं